हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर हमारा, जो हमारा लास्ट वीडियो था। उसमें लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ा था और उसके अपन ने क्वेश्चन भी किए थे। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर यानी आज का लेक्चर जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, चैप्टर थर्ड से। चैप्टर थर्ड में हमारा चैप्टर थर्ड कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है चैप्टर का? अगर मैं इसको 9th क्लास से रिलेट करूं कि तुमने यानी कि 9th क्लास में क्या पढ़ा, तो लीनियर इक्वेशन ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि हाँ तुमने कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में, इसके जो भी रेस्पेक्ट में तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। सबसे बात आती है लीनियर इक्वेशन। तो अभी पॉलिनोमियल जब चैप्टर पढ़ा था अपन ने, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में अपन ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? वेरिएबल्स की 1 होती है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगी, जिसमें वेरिएबल्स में हो। ठीक है, अब वेरिएबल्स कैसे हो? या तो 1 वेरिएबल में हो या फिर 2 वेरिएबल में हो। तो हमने 1 वेरिएबल भी पढ़ा है 9th क्लास में, जैसे कि ax + c = 0। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। अगर इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो 2x + 3 = 0। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल की बात करूं तो ax + by + c = 0। यानी कि ये जो मेरी लीनियर इक्वेशन है ये किस किस 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, x और y में। और अगर इसका एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे कि हो गया 2x + 3y + 5 = 0। तो यहां पे अभी तक हमने 9th क्लास में सिंगल लीनियर इक्वेशन पढ़ा। तो अब यहां पर हम चैप्टर यानी कि हमारे 10th क्लास में हमारे पास आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और फिर वो कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे कि 9th क्लास में हमने सिंगल वेरिएबल में यानी एक ही इक्वेशन हुआ करती थी हमारे पास में, हम उसका ग्राफ बनाते थे। थोड़ा और रिलेट कर लेते हैं इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता था वो कैसा होता था? एकदम लीनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती थी। ये भी मैंने पॉलिनोमियल बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन का लीनियर पॉलिनोमियल करके मैंने बताया था। जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था। तो वहां पे मैंने बताया था ऐसा ही कुछ ग्राफ बना था, जिसमें मैंने बताया था ये क्या होता है, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, भले वो 1 में हो या 2 में हो। लीनियर है तो उसका हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो आज अब यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या आगे, इसको लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को यानी कि बताना कि कैसे ग्राफ बनता है, कैसे इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस होती है तो हम उनको सोल्व कैसे करते हैं। अब इसी में आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपने पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक या एक से ज्यादा इक्वेशंस किसमें हो? लीनियर इक्वेशन या 2 वेरिएबल्स में हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इफ पेयर ऑफ डेफिनेट वैल्यूज ऑफ 2 अननोन क्वांटिटीज। यानी कि पेयर ऑफ कितना? डेफिनेट वैल्यूज, एक पेयर एक जोड़ा, यानी कि डेफिनेट वैल्यूज किसकी? अननोन क्वांटिटीज की। जैसे कि अननोन क्या है यहाँ पे इक्वेशन में? x और y। तो x और y की पेयर में वैल्यूज, यानी कि कैसे बोल सकता हूँ? 1 और 2। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल इनका ग्राफ बनाया था तो अपन ने x और y की वैल्यू ली थी, यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आई थी, तो अपन ने उसका ग्राफ बनाया था। तो क्या होनी चाहिए? वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो कैसे आती है? अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी तो क्या होगी अपने पास में? वैल्यूज भी कैसे आएगी? एक या एक से ज्यादा आएगी। तो इफ पेयर ऑफ डेफिनेट वैल्यूज ऑफ 2 अननोन क्वांटिटीज सेटिस्फाइज द साइमल्टेनियस 2 डिस्टिंक्ट लीनियर इक्वेशंस। यानी कि अब अगर बात करूं कि एक इक्वेशन से मैं x और y की वैल्यू को निकालता हूं कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर उस x और y की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करूं, और वो जो x और y की वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, तो वो कहलाती है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है एक ही x और y की वैल्यू, ये याद रखना अलग अलग x और y की वैल्यू नहीं है, एक ही x और y की वैल्यूज क्या करे? अगर सेटिस्फाई करती है दोनों इक्वेशंस को, तो वो क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस।
जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल लिख रखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कि x + 2y = क्या है 8 है और 2x - y = कितना दे रखा है 5। तो ये दोनों जो इक्वेशंस है ये कैसी है साइमल्टेनियसली है। क्यों? क्योंकि जब इसके आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर में तो दोनों को इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को निकालना सीखेंगे और x और y की जो वैल्यूज आएगी वो एक ही आएगी। जैसे x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, तो वो जो दोनों वैल्यूज है x और y की वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। इसलिए इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसी में आगे चलते हैं। अब हमारे पास में जैसे कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर लीनियर इक्वेशन को हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो अगर 1 वेरिएबल में होती है तो हम ऐसे लिखते हैं ax + b, ठीक है। और अगर 2 वेरिएबल में होती है तो हम कैसे लिखते थे ax + by + c। ऐसे ही अब इसकी जनरल फॉर्म आ जाती है कि अगर 2 पेयर ऑफ यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल x एंड y। अगर x और y में अगर दो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो हमेशा देखना फर्स्टली हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को a1x + b1y + c1 और दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0, जहां पर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है रियल नंबर्स है, यानी कि ये चेंज होते रहेंगे। जैसे कि अगर ये बात करूं तो ये क्या है, ये सेम ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही है। जैसे कि ये क्या हो गया यहाँ पे 1 × x है 2 × y है ऐसे = 8 है। तो अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो कितना -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कंपेयर करेंगे कि 1 यहाँ पे क्या है a1 है, ऐसे ही 2 यहाँ पर क्या है b1 है, ऐसे ही -8 यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगी वैल्यू c1। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल को हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड सो ऑन। तो अभी हमेशा याद रखना है जब भी हमें लीनियर इक्वेशन को लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो हमें इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो तुम इसे कॉपी कर लो एक बार पॉज करके। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो उसी में यह है कि सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे ध्यान देना, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y satisfy each one of the equation in a given system। यानी कि पेयर ऑफ वैल्यूज किसकी x और y की जो कि क्या करे सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशंस को ऑफ 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y, जो कि किसमें है x और y में है, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर x और y की ऐसी पेयर ऑफ वैल्यू जो क्या करे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि हमने यही बोला अभी डेफिनेशन में, अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि x और y की ऐसी वैल्यू जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे तभी अपन उसको क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो दोनों ही है पर साइमल्टेनियस कब होगी जब एक ही वैल्यू x और y की पेयर ऑफ एक ही वैल्यू को क्या करे वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इसी में सेटिस्फाई करना यानी कैसे, तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया सो दैट x = 2 और y = 1, यानी ये इसको पेयर में कैसे लिख सकता हूं ये 2 1, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी कि बताओ कि ये दोनों क्या है, इन दोनों इक्वेशन की क्या है सॉल्यूशन है। तो हम सबसे पहले करते हैं पुट x = 2 y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम पुट करते हैं, यहां से हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। जैसे कि 3 x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2, फिर -2 तो रहे ऐसे ही, y की जगह कितना पुट कर दिया 1 और फिर बाद में इसको मैंने सोल्व किया 3 2 6 -2 इन 1 2 कितना आ गया 4 और 4 = 4, यानी कि RHS। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे ही सेकंड के लिए बात करते हैं, पुट x = 2 y = 1 इन इक्वेशन कौन सी में सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड में पुट किया तो 2, यानी कि LHS लेके चले हम, LHS = 2 x की जगह मैंने पुट किया 2 प्लस y की जगह कितना पुट कर दिया 1, तो 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 और 5 = RHS। यानी कि हमने इसने बोला यही होता है कि अब देखो इसका मतलब क्या हो गया डेफिनेशन से चले तो
x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशंस के क्या है, सॉल्यूशन है, और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी है। अब पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या हुई, लीनियर इक्वेशन क्या हुई, और सॉल्यूशन क्या हुआ। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हुए। ये दोनों इक्वेशन कैसी थी, लीनियर इक्वेशन थी। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हुआ, एक ही पेयर ऑफ वैल्यूज थी, यानी कि x और y की, इसीलिए इनको हमने क्या बोला, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है एक एक करके क्या है। अब इसके बाद में कुछ टॉपिक छोटे छोटे से होते हैं कि इन यानी कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, वो x और y की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उनमें क्या है, x और y ही है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट इज हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, यानी कम से कम एक तो सॉल्यूशन होना चाहिए इक्वेशन का, और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि जैसे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ओनली वन सॉल्यूशन था, अगर मैं बात करूं तो इससे इस इक्वेशन के अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे पूरा। और अगर इनकंसिस्टेंट की बात करूं मैं कि वो क्या होता है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट इज हैज नो सॉल्यूशन। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम को बोलेगा जब कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेरे को गिवन होगी और उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी x और y की कोई वैल्यूज आई नहीं, सेम वैल्यूज आई नहीं जिन पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर कंसेप्चुअल बात करें कि दिमाग में क्या है, क्या कंसिस्टेंट सिस्टम क्या और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, तो इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट सिस्टम वो होंगे जिनमें x और y की एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, वो है जिनमें x और y की वैल्यू कोई सेम आ ही नहीं रही है, यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं किसी भी x और y की वैल्यू को, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होंगे, ठीक है। तो ये तुम इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब हमारे पास में है ग्राफिकल, अगला जो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी हमारे टॉपिक में यानी कि स्टार्टिंग में ही है, अभी तक तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह। अब हम इनका पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन थी, उसका ग्राफ बनाना सीखा था। अब अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, यानी दोनों का ग्राफ हमको एक साथ बनाना है। 9th क्लास में क्या करते थे हम, एक सिंगल जो भी लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनाया करते थे हम ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स निकाल के, वैसे ही अभी हम करेंगे। बट अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन है साथ में, तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कितने केसेस हो सकते हैं उनके, तो वहां ये मैंने दे रखे होंगे कितने केसेस हो सकते हैं। 3 टाइप के केस हो सकते हैं, या तो क्या करे वो दोनों लाइन क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अगर हम दोनों लाइन का ग्राफ बना रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में सोचना कि अगर हम दो लाइन का ग्राफ बना रहे हैं तो वो दोनों लाइन क्या क्या कर सकती है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती, काट सकती है। तो फर्स्ट केस बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक दूसरे को क्या किया, कट किया, ठीक है। कहीं पे भी कर सकती है, कैसे भी कट करे, जरूरी नहीं ऐसे ही कट करे, यहां आकर कट करे, यहां आकर कट करे, यहां कट करे, यहां कट करे, कैसे भी, वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसकी वैल्यूज आती है। तो जैसे कि फर्स्ट अगर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ऐसे बनाया। अब हमेशा हम क्या करेंगे, जिस लाइन का ग्राफ बनाएंगे उस लाइन की इक्वेशन उस लाइन के ऊपर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरी लाइन बनाएंगे उस यानी कि इक्वेशन का क्या कर देंगे, उसका ग्राफ के ऊपर उसकी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट का था तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a1x + b1y + c1, ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। अब सेकंड है ऐसे, अब यानी या तो इंटरसेक्ट करिए, ये पूरा एक केस हो गया, जितनी भी इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस होगी वो सारे इस केस में आ गई। अब क्या हो कि इंटरसेक्ट करे ही नहीं, क्योंकि ये वजह बोले अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या क्या हो सकते हैं केस कि सर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, और क्या हो सकता है कि पैरेलल हो सर, तो ये केस क्या हो गया, पैरेलल। अब पैरेलल कैसे भी हो सकती है लाइंस, वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, ऐसे भी इंक्लाइन में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। मैंने ये केस लिया कि ऐसे कोई पैरेलल रेज है तो इसको साइड में लिखा है मैंने पैरेलल लाइंस। अब जितने भी केस होंगे पैरेलल लाइंस के वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों लाइंस कैसे होगी, पैरेलल, और इसके हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिए और इनके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी। ऐसे थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक,
यानी कि जैसे कि एक लाइन का ग्राफ ये बना था ना, तो दूसरी लाइन का ग्राफ भी सेम इसी के ऊपर बन जाए, वो क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है। तो उसके ग्राफ को भी हम ऐसे बनाते हैं, उसमें जितने भी केसेस होते हैं वो सारे इधर आते हैं। अब मन में ये आ रहा होगा डाउट कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही बनेगा, और अपन इनके ऊपर सबके ऊपर एक एक करके मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। अभी एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले तुम ये कर लो, ये ग्राफ लिख लो अच्छा। अब हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमने यानी कि पढ़ा अभी तक के, तीन टाइप के हमारे पास में हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के ग्राफ। तो उसी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि कितने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स क्या करिए उसने बाय किया, कितने रुपए में, 3900 रुपीज में उसने बाय किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखो आगे हमें क्या करना है, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों बताने हैं, यानी कि हमें इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है अच्छे से, ताकि हम इक्वेशन बना सकें, और जब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी तो अब उसको हम सोल्व करेंगे और फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो अच्छे से इसको ढंग से देखना, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज चल रही है, अगर अभी समझ में नहीं आई तो बाद में नहीं आएगी, क्योंकि इसका क्या होगा, लेवल अप होता रहेगा धीरे धीरे। अभी ये चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने इसमें टिपिकल आते जाएंगे, तो ध्यान से देखना इसमें। तो आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ठीक है, उसने बाद में क्या किया, एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदी, ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम इसमें बात करते हैं पहले एल्जेब्रिकली, क्योंकि हम पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो एल्जेब्रिकली अगर मैं इसकी बात करूं, एल्जेब्रिकली अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है, बैट की और बॉल की। ठीक है, बैट और बॉल। तो मैंने क्या किया, x मान लिया किसको, बैट को, और y किसको मान लिया, बॉल को। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ ए बैट, मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि देखो खरीदेंगे तो रुपए में ही ना। 3 बैट है और 6 बॉल हैं, कितने में खरीद रहे हैं, टोटल 3900 रुपीज में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब बैट की भी कोई ना कोई वैल्यू यानी कि रुपीज में होगी, और बॉल की भी कोई ना कोई क्या होगा, वैल्यू होगी। तो वैसे ही हम करते हैं कि हमने बैट के प्राइस को क्या मान लिया, x मान लिया, और बॉल की प्राइस को हमने क्या मान लिया, y रुपीज मान लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि 3 बैट है, तो x माना मैंने कि बैट कितने का, यानी कि एक बैट कितने का, यानी कि x का। तो वहां कितने मेरे पास में बैट है, 3 है, तो कितना लिख दिया मैंने, 3x प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि दोनों कंबाइंडली कितने में खरीद रहे हैं, वो 3900 रुपए में, यानी 3900 रुपीज में खरीद रहा है। दोनों 3 बैट और 6 बॉल है, दोनों को कितने में खरीद रहा है, 3900। तो इसलिए दोनों कंबाइंडली खरीद रहा है, इसलिए प्लस है। ठीक है, तो 3x क्यों लिखा, क्योंकि 3 कितनी थी, बॉल थी, सॉरी हाँ बैट थे, और x क्या था, उसकी प्राइस थी। एक बैट की प्राइस अपन ने क्या मानी है, x मानी है, तो कितना आ गया 3x। और ऐसे ही कितनी बॉल्स है, 6 बॉल्स है, तो हमारा एक बॉल का प्राइस कितना है, y। तो बॉल 6 का कितना हो जाएगा, 6y। बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि कंबाइंडली हम खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 3900 रुपए में। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही देखो मैंने अंडरलाइन भी उन्हीं को ही किया है, बैट बॉल रुपीज ओनली, और कुछ नहीं, और हमारे कुछ काम का नहीं है। तो अब सेकंड हम चलते हैं, क्योंकि इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास, यानी कि सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन पे क्या बोल रहा है, ही लेटर ही बाय अनदर बैट, अनदर बैट यानी कि ओनली 1 बैट, और एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपीज। ठीक है, तो x प्लस फिर बाद में कितना, 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 और बॉल खरीदी। तो बॉल कितनी प्राइस की, y की कितनी है 3, तो 3y इज इक्वल टू, दोनों कंबाइंडली कितने में खरीद रहा है, 1300 रुपीज में। तो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 1300। तो ये तो हमारा एक काम हो गया कि हमने इसको एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमारे पास में आता है इनकी वैल्यूज निकालना x और y की, ताकि हम इसका क्या बना सके, ग्राफ बना सके। तो इसमें हम फर्स्ट चलते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं अच्छे से, जो वो वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम किसमें करते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से इक्वेशन सोल्व करते आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज।
ठीक है, तो मैंने मान लिया अब मुझे इसकी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पुट कर दिया। अपनी मर्जी से तुम कोई भी पुट कर सकते हो ताकि वैल्यू निकल सके। मैंने किया पुट, ज्यादातर सिंपल में होता है कि एक को 0 कर दो और दूसरे की वैल्यू निकाल दो। x को 0 पुट कर दिया, पुट इसमें x इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये पूरा क्या जाएगा 0 इंटू 3, 0 क्या बच जाएगा ओनली 6y। 6y इक्वल टू कितना है 3900, 3900 तो डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल आउट कर दो पहले 3 की टेबल से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, और 00 और यहां से कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 650, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, x की कितनी 0 पे, y कितना आ गया अपना 650। ऐसे ही मैंने अब इस बार क्या किया, पहले x को 0 किया था, अब मैंने क्या कर दिया y को 0 कर दिया, ठीक है। तो y को 0 किया तो यहाँ तो 3x ही रहेगा, और ये क्या 0 इंटू 0 कैंसिल, अगर लिखना भी चाहो तो 6 इंटू 0, ठीक है, खत्म, इज इक्वल्स टू 3900। ये तो पूरा 0 हो गया, 6 इंटू 0 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3900, और सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई यहाँ से 3900 अपॉन 3, ठीक है। इसको सोल्व किया मैंने, कितना आ गया 1300, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1300, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरी सोल्व हो गई जिसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 650, और y इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300, ठीक है। इसको तुम लिख लो, फिर इसको मैं आगे से सोल्व कराता हूँ। अब क्या हुआ था, हमने इसको सोल्व किया, ठीक है, और उसको अब हम कैसे करना है टेबुलर फॉर्म में लिख देना, ताकि हमारे को ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमें इस वैल्यू की जरूरत रहेगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अलग से बॉक्स में बनाया। कैसे समझाता हूँ। जब मैंने वहां पे सोल्व किया था तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास में 650 आ गई थी। ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई 650 आई। ऐसे ही y इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई थी 1300, तो मैंने उसको बॉक्स में लिख दिया। अब मेरे पास में सेकंड इक्वेशन थी, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो कैसे करूंगा, वापस से वैसे ही पुट। अब देखो x इक्वल टू 0 पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा कि देखो 3 से जब डिवाइड होगा 1300 तो वो क्या वैल्यूज क्या है अपनी ना सही नहीं आएगी, यानी कैसी आएगी रेशनल वैल्यूज आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो तुम वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हो। यानी कि देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे पुट x इक्वल टू, क्योंकि बड़ी वैल्यूज भी बहुत है तो मैंने इधर क्या पुट कर दिया 100 पुट कर दिया x की जगह, कितना 100। तुम चाहते हो तो तुम x इक्वल टू 0 भी पुट करो, वैल्यू उससे भी आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर रहेगा। ग्राफ पेपर में एक एक ब्लॉक होता है, 10 होते हैं, 10 में डिवाइड होता है। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो अपन ग्राफ बनाएंगे ये ग्राफ पेपर पे ही बनते हैं, स्कूल में भी कॉपी पे भी, यानी जब हम यानी ये जब सोल्व कर रहे होते हैं एक्सरसाइज तो ग्राफ पेपर पे ही बनता है, और उसके बाद में जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में भी ये ग्राफ पेपर पे ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो हमें ग्राफ पेपर प्रोवाइड करवाते हैं वो बोर्ड वाले। तो यहाँ पर अब मैंने क्योंकि रेशनल आएगी तो मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं रेशनल वैल्यूज को कैसे लिखूंगा, तो मुझे दिक्कत नहीं है, वो वाला काम करूं मैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुट कर दिया 100 पुट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ देखो, ये मैंने क्यों किया, मेरी यानी कि मुझे यानी सिंपलिसिटी हो, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। x इक्वल टू 100 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे x की जगह मैं कितना लिख दिया 100 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 1300। तो यहाँ पे कितना हो गया 3y, 100 को उस साइड भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो कितना हो गया 1300 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 1200। तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो ये 3 मल्टीप्लाई में वहां जाके कैसा हो जाएगा डिवाइड में, 1200 बाई 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 400। ठीक है, तो ये y की एक वैल्यू मिल गई मुझे। अगर हम बॉक्स साथ साथ बनाए, क्योंकि उस क्वेश्चन में अपने पास जगह नहीं थी तो मैं बॉक्स नहीं बना पाया था। तो अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी कैसे बना है, अपन वापस से देख लेते हैं एक बार कैसे बनाया होगा मैंने बोर्ड बॉक्स, यानी कि ये ऐसे। ठीक है, x और y की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने देखो x की वैल्यू क्या पुट करी है 100, तो यहाँ 100 लिख दिया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 400, तो ये 400। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कर दिया। अब क्या मैंने क्या पढ़ दिया, पुट y इक्वल टू 100। ठीक है, y की जगह 100 पुट कर दिया हमने इस बार, तो x प्लस 3y की जगह कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 1300
ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 1300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 माइनस 300 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1000। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो कितना पुट कितना किया था y इक्वल टू मैंने 100 पुट किया था और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1000। अब इन दोनों बॉक्सेस की हेल्प से हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे बनते हैं। अगर थोड़ा सा नहीं हो तो तुम्हें इसको क्या करना है रिवाइज कर लेना, यानी वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर उसको समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो तुम सोचो कि जितने भी अपने पास ग्राफ के क्वेश्चंस है वो सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उनमें सब में यही मेथड यूज होना है। x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और बॉक्सेस बनाने एक इक्वेशन का फिर दूसरी इक्वेशन का, फिर इनकी बॉक्सेस की हेल्प से हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसे तुम लिख लो अच्छे से। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया था वैल्यूज निकाल दी थी इनकी और बॉक्स में लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया पहले अलजेब्रिकली सोल्व करके वैल्यूज निकाल दी। अब हम इसका क्या कर रहे हैं इसको ग्राफिकली सोल्व कर रहे हैं अब इसको। ठीक है, ठीक है, ग्राफिकली सोल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया स्केल लिया फर्स्ट, यानी कि x वाला जो था उसमें मैंने क्या ले लिया 200 का ले लिया गया, यानी कि 1 जो ब्लॉक होगा वो कितने का होगा 200 का 200 और जो y वाला है वो 100 वाला ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने ये जो स्केल होता है वो कैसे लेना होता है अपन को कि जैसे कि मैं देख रहा हूं कि y की वैल्यूज हाईएस्ट कहां तक जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे ग्राफ पेपर में तुम लिखते ही रहोगे गिनती, कहीं कहीं हो सकता है ये चलो 100 200 में आ रहा है, कहीं कहीं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में आएगा। तो वो उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है कि अपन को कैसे ब्लॉक लेना है। तुमने 9th क्लास में वैसे बहुत ग्राफ बनाए हैं, कई बच्चों को पता भी है कैसे लेना होता है, बट अगर किसी को नहीं पता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है स्केल लेना पड़ता है कि कैसे हमको ग्राफ बनाना है। तो शुरुआती हमारा यही होता है कि x और y पे हमें कैसे लेना है स्केल। तो इसमें देखा मैंने y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी जा रही है 650, तो मैंने ऐसे करा कि 100 का ले लिया। इतना बोर्ड मेरे पास बड़ा भी नहीं है कि भाई मैं चलता हूँ लेके, यहाँ पे भी मैं अगर 100 का ले लेता तो कहाँ जाता। ठीक है, तो ज्यादातर जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से 200 ले लिया। अब तुम्हारे पास तो एक ग्राफ पेपर होता है, तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट होता है, तुम भले 100 का लेके पहुंच जाओ, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग करना है तुम्हें। तो अब मैं इसमें करता हूं सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक को लिया। अब देखना ये याद रखना ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था और ये वाली कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं, पहले इसकी मैं पॉइंट्स बनाता हूं। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 0। x की वैल्यू 0 कहां होती है ऑब्वियस सी बात है y पर, और y की वैल्यू कितनी है 650 यानी कि 600 ये रहा और 700 ये रहा। तो 650 कहां आएगा जस्ट इसके बीच में, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 650 यानी कि 0 650। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इस पे मार्क कर दिया, गोला बना दिया। ऐसे सेकंड वाला है मेरे पास में, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में देखो 1300 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो y 0 कहां होता है x एक्सिस पे अपोजिट, यानी कि अगर x 0 कहां होगा y पर, y 0 कहां होगा x पर। तो x की वैल्यू कितनी है 1300 1200 1400, तो 1300 कहां आएगा जस्ट बीच में, और x की वैल्यू कितनी है सॉरी y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये यहां हो गया। अब इनको हमने क्या कर दिया मिला दिया स्केल से, अच्छे से तुम मिला सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जो मेरी इक्वेशन थी ये कौन सी थी मेरी इक्वेशन 3x + 6y = 3900। ठीक है, तो ये मेरे पास में ये जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया ग्राफ बना दिया। अब जो सेकंड है मेरे पास में उसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले मैंने x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 100, तो x की वैल्यू 100 कहाँ आएगी, जैसे देखो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है 0 से 200, तो 100 जस्ट कहाँ आएगा बीच में, तो 100 ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू 400, तो y 400 कहाँ ये यहाँ, तो x 100 और y 400, तो जस्ट ये पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे देखो x कितना है 100 इतना चल रहा है 100 और y की वैल्यू कितनी है 400 तक, तो यहां तक, तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ऐसे ही y कितना है मेरे पास में 100, तो y ये रहा 100 मेरे पास में, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1000, x की वैल्यू के कहाँ है मेरे पास में 1000 ये रही। ठीक है, ये 1000 और y की वैल्यू कितनी है 100, तो ये यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है ये।
ठीक है। तो अब मैंने ये जो निकाला, अब ये पॉइंट जो है ये, तो ये क्या करेगी, ये जो लाइंस होगी ना ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट है ये इनका क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा मेरे से, यानी कि थोड़ा सा यूं हो गया, टिल्ट हो गई लाइन। ये जो पॉइंट है कौन सा वाला, 1300 0, तो ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो ये जो दोनों लाइनें हुई ये कौन सी हुई, फर्स्ट टाइप का हुआ अपना, तो मैंने फर्स्ट टाइप का बताया था जिसमें क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो ये उसके ऊपर वैसे अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा इजीली उसी पॉइंट से जाएगा। मेरा स्केल भी थोड़ा सही नहीं और लाइन भी कैसी बनी है, थोड़ी सी टिल्ट होगी तो इस वजह से वहां से नहीं गई। तो तुम अगर बनाओगे तो तुम्हारा वहीं से जाएगा। अभी लेक्चर में इतना ही है अपना, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन था पूरा इसमें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, फिर कोइंसिडेंट लाइंस पे, फिर इन सब के कंबाइंडली भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, तुम इसको अच्छे से बनाओ। थैंक यू।